अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का लेक्चर आपको उर्दू में मिलेगा। और इस लेक्चर को कि ये कोई प्रॉपर लेक्चर नहीं है। मैं ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो एफसीपीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं थोड़ा डिसअपॉइंट इस लिहाज से हुआ कि हमारे कैंडिडेट्स के डायग्नोसिस बहुत वीक है। और उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं डायग्नोसिस वीक होने की। एक तो रीज़न जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि आप लोग पढ़ाई ज़्यादा करते हैं और क्लिनिकली या प्रैक्टिकली मरीजों को कम देखते हैं। जाहिर है जब आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस कम होगी तो आपसे डायग्नोसिस नहीं होंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ सेंटर्स में जहाँ पे सुपरवाइजर्स थोड़े हैं वहाँ पे गाइडेंस की भी कमी है। और ऐसे सेंटर्स भी हैं कि जहाँ पे पेशेंट लोड भी बहुत कम है। तो वैरायटी ऑफ केसेस आपको ज़्यादा परफेक्ट बनाते हैं। अगर वैरायटी ऑफ केसेस नहीं है तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे भी याद है कि मैं जिस जगह पे ट्रेनिंग कर रहा था मैं उस जगह को छोड़ के मैं सिविल के और जगहों पे जाया करता था टू सी पेशेंट्स। पेशेंट देखोगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस होगा डायग्नोसिस करने का। अब एक पेशेंट जब आपसे आपके पास एग्जाम में आएगा तो अब पेशेंट आपको लॉन्ग केस में तो हिस्ट्री भी बता रहा है, आपको हेल्प मिल रही है उसके हिस्ट्री से टू रीच टू अ डायग्नोसिस। बट इन अ शॉर्ट केस पेशेंट इज नॉट गिविंग यू एनी हिस्ट्री। जो कुछ आपने देखना है उसके बेसिस पे आपने डायग्नोसिस बनाना है। तो सबसे अहम चीज पेशेंट की जो आपको सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप सही तरीके से पेशेंट्स के क्लिनिकल साइंस पिक करें। तो इन साइंस को पिकअप करने के लिए आपको थोड़ी मदद मिलेगी अगर आप मेरे लेक्चर्स नंबर 12, लेक्चर नंबर 39 और लेक्चर नंबर 108 को भी देखें। उनको देखें बिफोर दिस लेक्चर। आई रिपीट, लेक्चर नंबर 12, 39 एंड 108। बहरहाल क्लिनिकल साइंस को पिक करना आपकी जिम्मेदारी है और इन साइंस को फिर इन साइंस को के नतीजे में डायग्नोसिस बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए सिर्फ क्लिनिकल साइंस काफ़ी नहीं होते। उन लेजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उन लेजन्स की मॉर्फोलॉजी, उनका पैटर्न, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर पेशेंट की एज इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के कोमॉर्बिड्स इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग केस में तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं लेकिन शॉर्ट केस में आपने देख के ही एक नतीजे पे पहुंचना है कि ये क्या डायग्नोसिस बन रहा है इस केस में। तो मैं आपको आज एक और तरीका बता रहा हूं कि जिस तरीके के ऊपर आप अपने डायग्नोसिस को नैरो डाउन कर सकते हैं। और ये तरीका है क्लिनिकल सिनेरियोज के ऊपर काम करने का। क्लिनिकल सिनेरियोज कुछ मैं आपको आज अपने इस टॉक में बताऊंगा और इससे ज़्यादा क्लिनिकल सिनेरियोज या इन क्लिनिकल सिनेरियोज में और डिजीजेस आप ऐड कर सकते हैं। ये कोई हरफ आखिर नहीं है, ये कोई आखिरी लेक्चर नहीं है कि इसके बाद और एडिशंस हो नहीं सकती। तो आपको मैं इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि आप अगर एक डिजीज को एक क्लिनिकल सिनेरियो में फिट करते हैं तो आपके लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना कैसे आसान होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि इस क्लिनिकल सिनेरियो में और कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो ये एक खास तरीका होगा आपका एग्जाम में और डे टू डे डायग्नोसिस बनाने का। ये आई एम श्योर कि आपको इन क्लिनिकल सिनेरियोज के बारे में पता होगा, लेकिन इनको इस तरीके से आप एक दफ़ा देखें और इसका नतीजे में जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ उससे आप उस मैसेज को आप नोट करें कि आपने क्लिनिकल साइंस भी पिक करने हैं, आपने पैटर्न भी पिक करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन, एज, मॉर्फोलॉजी, सब चीज़ें पिक करके उनको क्लिनिकल सिनेरियोज में डालना है और उन क्लिनिकल सिनेरियोज में से इंडिविजुअल डायग्नोसिस बनाने के लिए फिर फर्दर
एक और चीज, दो चीजें आपने पिक करनी है। और मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि आप जो मेरी किताब है क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, शॉर्ट केसेस की, वो किताब ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि उस किताब के अंदर जो शॉर्ट केसेस के चेकलिस्ट दी गई है, और वो चेकलिस्ट एग्जाम में इसलिए ज़रूरी है कि उस चेकलिस्ट के बेसिस पे आप इंडिविजुअल डायग्नोसिस कर सकते हैं। इस किताब को मैं आपको एक नज़र डलवा लेता हूँ। ये किताब है एन अप्रोच टू शॉर्ट केसेस in dermatological examination. This book is published by Paramount Publishers. और जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं उनके लिए आप पैरामाउंट पब्लिशर को ईमेल लिखें. You can get this book, and this book is containing about almost all the clinical scenarios. और इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि फॉर एग्जांपल एक बीमारी है, उस बीमारी की चेकलिस्ट लिखी हुई है, और फिर कुछ सवालों के जवाब भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो ये सारी चीजें आपकी मदद के लिए जरूरी हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. The learning objective is to make you understand how the classification of diseases into clinical scenarios will help you in making a diagnosis. So we are going to discuss 22 clinical scenarios in this talk. The first is an hyperkeratotic condition. आप सबको मालूम होना चाहिए कि hyperkeratotic conditions उन कंडीशंस को कहते हैं जिसमें प्राइमरीली जो हिस्टोपैथोलॉजिकल अपीयरेंस है वो हाइपरकेराटोसिस की है. दैट इज थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम. हाइपरकेराटोसिस पैराकेराटोसिस से इसलिए डिफरेंट है कि पैराकेराटोसिस इज स्केलिंग, बट हाइपरकेराटोसिस इज एक्चुअली द थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम. इसलिए जब एक हाइपरकेराटोटिक कंडीशन होगी, उसको अगर आप उस हाइपरकेराटोसिस को आप अगर स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे, एंड एग्जाम में हम स्क्रैच आमतौर पे वुडन टंग डिप्रेसर से करते हैं, तो वो आपको कुछ चीज उतरेगी नहीं, क्योंकि वो थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम है और वो आपस में काफी कंडेंस्ड है. स्केल तो उतर जाते हैं लेकिन हाइपरकेराटोसिस उतरेगा नहीं. तो वो कंडीशन के जिसके अंदर प्राइमरीली हाइपरकेराटोसिस होता है वो कौन कौन से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये हाइपरकेराटोसिस है और ये इक्थायसिस है, मोस्ट लाइकली लेमुलर इक्थायसिस. तो दिस इज स्केल लाइक स्किन, और ये लेमुलर इक्थायसिस है. आप इसको स्क्रैच करेंगे, स्किन उतरेगी नहीं. दिस इज अगेन हाइपरकेराटोसिस, और ये हाइपरकेराटोसिस ट्रांसग्रेडियंट केराटोडर्मा है, और इसमें डेफिनेटली इसमें पामर और प्लांटर केराटोडर्मास भी होंगे, और स्किन थिक और हाइपरकेराटोटिक है. देन पामोप्लांटर हाइपरकेराटोसिस. पामोप्लांटर हाइपरकेराटोसिस की बहुत सारी कॉजेज हैं. पामोप्लांटर हाइपरकेराटोसिस डिफ्यूज भी हो सकता है. पामोप्लांटर हाइपरकेराटोसिस पंक्टेट भी हो सकता है. पामोप्लांटर हाइपरकेराटोसिस फोकल भी हो सकता है. I am not going into the detail of these three individual type of hyperkeratosis, but इन सब के अलग अलग टाइप हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दो चार एग्जाम्पल दूं, डिफ्यूज पामोप्लांटर केराटोडर्मा, ये ओल्ड एज में भी हो जाता है. ये पामोप्लांटर केराटोडर्मास की बहुत सारे कंजेनिटल फॉर्म्स हैं जिनके अंदर पामोप्लांटर केराटोडर्मास मिलता है. इस तरह से फोकल पामोप्लांटर केराटोडर्मा की अगर बात करें तो आपको पैकोनिकिया कंजेनिटा में मिल सकता है, और इस तरह के बहुत से पंक्टेट की भी बात करें तो आर्सेनिकल केराटोसिस है, रीटर्स डिजीज है. तो ये सारी क्लासिफिकेशंस आपको याद होनी चाहिए. अगर आप टाइप ऑफ केराटोडर्मास तक पहुंचेंगे तो फिर आप इंडिविजुअल केराटोडर्मास को पहचानना इतना मुश्किल नहीं होगा. देन द लाइग्निफाइड लीजन्स. लाइग्निफिकेशन आमतौर पे हम ये उन लीजन्स को कहते हैं कि जिसके अंदर स्किन थिकेंड है और स्किन की मार्किंग ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है. तो लाइग्निफिकेशन आमतौर पे खारिश करने से होती है, इचिंग करने से होती है. तो जो सबसे कॉमन लाइग्निफिकेशन की कंडीशन है वो है क्रॉनिक लाइग्निफाइड एक्जिमा. आपको क्रॉनिक कंडीशन है, इचिंग डेमोन्स्ट्रेट होगी कहीं ना कहीं, लेकिन बेसिकली द लेजन शोज कि द पेशेंट इज क्रॉनिकली स्क्रैचिंग and the skin is thickened, having a little lignified or a bluish tinge, or skin markings are prominent. Then lignification, जो focal lignification है, आपको नजर आएगी in chronic prurigo.
जिस तरह से बड़े लैग्निफिकेशन के पैचेस थे लैग्निफाइड एक्जिमा में, इस तरह से छोटे पैचेस होंगे क्रॉनिक प्रूराइगो में, नोडुलर लीजन होंगे। कई दफा ये लीजन्स आपको हाइपर कैराटोटिक लाइकेन प्लैनस में या हाइपरट्रॉफिक लाइकेन प्लैनस में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये आपको, और इसमें यहाँ पे इरोजन जाहिर करती हैं कि दिस इज अ वेरी इची कंडीशन। देन लाइग्निफिकेशन इज प्रोटोटाइप ऑफ लाइकेन प्लैनस। अब क्रॉनिक एक्जिमा के मुकाबले में लाइकेन प्लैनस की मॉर्फोलॉजी इस तरह डिफरेंट है कि कलर तो वैसे ही है, इनफिल्ट्रेटेड लीजन्स भी हैं, रेज लीजन्स भी हैं, लेकिन साथ विकम स्ट्राया है। विकम स्ट्राया ये येलो वाइट कलर की लाइंस हैं जो लाइकेन प्लैनस के लीजन्स के ऊपर होती हैं, और ये माइंडेड, ये ना तो हाइपर कैराटोसिस है और ना पैराकैराटोसिस है, बल्कि ये हाइपर ग्रैन्युलोसिस है। तो इसको भी अगर आप स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे तो ये लाइनें नहीं उतरेंगी। Then comes another scenario, which is micropapular lesions, inflammatory or non-inflammatory. This is also an interesting scenario. अब आप ये देखिए, there are multiple skin-colored micropapules on the forehead. अब ये एक टिपिकल डायग्नोसिस है लाइकेन निटिडस का, तो हम इस कंडीशन को लाइकेन निटिडस कहते हैं, और विद टिपिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल अपीयरेंस। लेकिन और कंडीशंस भी ऐसा पेश कर सकती हैं। ये भी लाइकेन निटिडस है, ये हाथों पैरों पे है। देन दिस इज अगेन माइक्रोपैपुलर लीजन्स, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे पेप्यूल्स आपको हेयर फॉलिकल्स के ऊपर नजर आएंगे। देख, ये केराटोसिस पाइलरिस है, और केराटोसिस पाइलरिस की साइड डिफरेंट है। लाइकेन निटिडस आमतौर पे सन एक्सपोज्ड एरियाज पे होते हैं, हाथों पैरों पे होते हैं, जबकि केराटोसिस पाइलरिस ट्रंक और अपर फोरआर्म्स पे होते हैं। तो ये केराटोसिस पाइलरिस है, शक्ल बहुत मिलती है आपस में। देन हियर यू कैन, दिस इज मिलिएरिया गर्मी दाने जो प्रिकली हीट, लेकिन ये मिलिएरिया प्रोफंडस है। कुछ कुछ आपको वेजिकल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पेपुलर लीजन्स मिल रहे हैं, गर्मी का मौसम है और पेशेंट स्वेट कर रहा है, तो इसको मिलिएरिया प्रोफंडस कहते हैं। देन दिस इज अनदर कंडीशन इन विच देयर आर मल्टीपल माइक्रोपेपुलर लीजन ऑन द ट्रंक, और ये लीजन्स कई दफा एनुलर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये लाइकेन स्क्लोफोसोरम है, ट्यूबरक्लीड है, और इसमें आपने किसी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस को ढूंढना है। दिस इज डिसेमिनेटेड सिरिंगोमास, बहुत रेयर कंडीशन है लेकिन पॉसिबल है। अब यहां पे भी आपको स्किन कलर्ड माइक्रोपेप्यूल्स मिलेंगे। ये एक और कंडीशन है जिसमें आपको कुछ इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट भी लग रहा है, और लीजन्स आर माइक्रोपेपुलर और पेपुलर। सो दिस इज माइक्रोपेपुलर सार्काइडोसिस। सो माइक्रोपेप्यूल से लेके बहुत सारे डिफरेंशियल्स बन रहे हैं, लेकिन एक दफा आप सिनेरियो को पिक करें कि ये माइक्रोपेप्यूल्स है। नाउ दिस इज पेपुलर एक्जिमा। इस पेपुलर एक्जिमा को इसलिए कहेंगे कि कई जगहों पे आपको क्रस्टेड लीजन्स हैं, और क्रस्टेड लीजन्स जाहिर करते हैं कि पेप्यूल के ऊपर वेजिकल बना है। और ये बात आपको मैं बताऊं कि अगर पेपुलो वेजिकुलर लीजन है, जैसे क्या मतलब कि पेप्यूल के ऊपर वेजिकल है जो स्क्रैचिंग के बाद उसका वेजिकल उतर गया है और क्रस्ट रह गया है, तो ये टिपिकल ऑफ एक्जिमा है। और किसी कंडीशन में पेपुलो वेजिकुलर लीजन नहीं होते। अब यहाँ पे आप देखें, देयर आर मल्टीपल स्किन कलर्ड पेप्यूल्स। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो है ना, ये फ्लैटिश हैं। तो ये ईडीवी है, एपिडर्मोडिस्प्लेजिया वर्रुकिफॉर्मिस। नाउ एक और सिनेरियो आपके आगे पेश किया जा रहा है, और ये सिनेरियो है पेपुलोस्क्यूमस लीजन्स का। पेपुलोस्क्यूमस लीजन्स वो लीजन्स के जिसके अंदर पेप्यूल्स या प्लाक्स हैं और उसके ऊपर स्केलिंग है। सो दिस इज अ वेरी इजी डायग्नोसिस, everyone will be able to diagnose it. आपको थिक इनफिल्ट्रेटेड स्केली प्लाक्स नजर आ रहे हैं, और स्केल्स भी सिल्वरी थिक स्केल्स हैं, और ये प्लाक सोरासिस है। लेकिन सोरासिस छोटे छोटे नोड्यूल्स की, छोटे छोटे प्लाक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम गटेड सोरासिस कहते हैं। लेकिन अगेन, एक तो कलर टिपिकल है, दूसरा स्केलिंग टिपिकल है। और इसको आप स्केल को उतारने की कोशिश करेंगे तो स्केल उतरेगा और नीचे से ऑस्पेट साइन नजर आएगा। अगेन दिस इज गटेड psoriasis and this is plaque psoriasis. Another condition which is characterized by hyperkeratotic as well as papulosquamous lesions, or there will be areas of sparing, और palmoplantar keratoderma होगा,
और फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस होंगी, ये आसानी से डायग्नोज होगा, इट इज पिट्राइसिस रूब्रा पाइलेरिस। लेकिन बेसिकली लीजन्स डिफ्यूज पेप्लोस्क्यूमस लीजन्स होंगे। देन दिस इज अ कंडीशन इन विच देयर आर पेप्लोस्क्यूमस लीजन्स, लेकिन जो स्केल्स हैं वो कॉलरेट ऑफ स्केल्स हैं। जैसे कॉलर बनाते हैं इन प्लाक्स के ऊपर स्केल, और स्केल को ट्रेलिंग स्केल भी कहते हैं क्योंकि लीजन बड़ा होता है और स्केल उससे पीछे रहता है। तो ये एक एक्यूट कंडीशन है, इसको पिट्राइसिस रोजिया कहते हैं। क्रिसमस ट्री पैटर्न में ये पेपिलोस्क्यूमस लीजन्स पाए जाते हैं। Then this is another condition in which there are papillosquamous guttate lesions, which is pityriasis lichenoides chronicus or PLC. The PLC के lesions psoriasis और guttate psoriasis और P. rosea से different हैं कि अगर आप इस स्केल को उतारने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा स्केल एक छोटी सी कवरिंग के साथ निकल आता है, जिसको हम माइका लाइक स्केल कहते हैं, अबरक की तरह के स्केल। अबरक वो चांदी की पत्ती पन्नी होती है जो मिठाइयों पर चढ़ी होती है। So these are the fine scales. Now this is very interesting case, diffuse papillosquamous lesions, acute presentation. Usually इतना diffuse हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन ये secondary syphilis है और secondary syphilis को miss नहीं करना आपने, क्योंकि this is a condition which is associated with generalized lymphadenopathy. और बहुत थोड़ी कंडीशंस हैं जिनके साथ जनरलाइज्ड एडनोपैथी होती है, लाइक लिम्फोमास हो गए या लाइक HIV इन्फेक्शन हो गया। तो सिफिलिस इज वन ऑफ द कंडीशन इन विच देयर इज अ जनरलाइज्ड lymph adenopathy. Then this is another condition in which the papillosquamous lesions do not have any specific morphology. They are diffuse papillosquamous lesions with area of erosions. So ये वाली जो कंडीशन है ये एक्जिमा की है। एक्जिमा एक बहुत कॉमन अकरेंस है और पेशेंट्स एग्जाम में एक्जिमा के केसेस भी आते हैं। एक्जिमा मुख्तलिफ फॉर्म का हो सकता है, एटॉपिक एक्जिमा हो सकता है, एयरबॉर्न डर्मेटाइटिस हो सकता है, एडल्ट ऑनसेट एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो एक्जिमा को तो हमें फिर अलग से क्लासिफाई करना पड़ेगा। देन दिस इज द पेप्लोस्क्यूमस लीजन्स with areas of atrophy or old age, and now you have to look for other comorbids, and this is cutaneous T-cell lymphoma or mycosis fungoides. So starting from psoriasis, we have reached to mycosis fungoides as far as the papillosquamous lesions are concerned. Now this is another scenario in which there are annular lesions. Annular lesions बहुत सारी स्किन कंडीशन के साथ रिलेटेड हैं. So the next scenario we are going to discuss is annular rash. This is also a very interesting scenario. Many of the conditions, skin conditions, they present as annular lesions. So this is a typical annular rash. You can see border and activity, and there can be multiple lesions or solitary lesions. So this is tinea, simple tinea. And another scenario is multiple annular lesions on the trunk and on the back. And this is erythema annulare centrifugum. So another differential, but the erythema annulare centrifugum can be symmetrical, but tinea is usually not symmetrical. Then a solitary 1 or 2 lesions, an annular rash with loss of hairs and decreased sweating. So must check sensations in all the annular rash, because this is typical of tuberculoid leprosy. Then many a times eczema will present as an annular rash. So usually the discoid eczema present as discoid lesions, but sometimes they have an annular configuration. So this is sometimes confusing, but for an annular rash, it is better to call it as tinea rather than calling it eczema. If it is an eczema, you have to find other evidence of eczemas like erosions, crusting, scaling, etc. Now we are discussing another scenario in which there are diseases which are associated with follicular plugs. So
This is a condition, again, I have mentioned it before. The follicular plugging or follicular prominence is seen in keratosis pilaris or other conditions which are related to keratosis pilaris, like lichen spinalosa or pharyngoderma. Then this is a sclerotic condition, but the second feature in after sclerosis is the follicular prominences. So this follicular prominences will make the diagnosis of lichen sclerosis atrophicans rather than morphea in this case. So एक और चीज आ गई है जिसमें आपको पेपिलोस्क्यूमस लीजन्स भी हैं और साथ फॉलिकुलर प्रोमिनेंस और प्लगिंग भी है, और ये है डीएलई। जब आप इसका स्केल उतारेंगे, एग्जाम में भी उतारना है, तो आपको स्केल के नीचे छोटी छोटी सी ना नोके सी निकली हुई नजर आएंगी, जो बेसिकली टिन ट्रैक स्केल्स कहलाते हैं। अब इफ देयर इज अ हेयर लॉस, आपको हेयर लॉस के साथ आपको फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस नजर आ रही हैं या फॉलिकुलर केराटोसिस नजर आ रहा है विद हेयर लॉस एंड दैट इज स्कारिंग हेयर एलोपेशिया, तो फिर ये बनेगा डायग्नोसिस लाइकेन प्लैनोपाइलरिस। एक और डायग्नोसिस सिनेरियो है जी वेसिकुलोपस्चुलर लेशंस का, विच आर क्रस्टेड एंड इरोडेड। सो आप ये कंडीशन देखेंगे जिसमें देर आर मल्टीपल वेसिकल्स, there are multiple small blisters and lots of erosions, and this is usually a case of acute eczema. एक और वेसिकुलो बुलस लीजन्स की डीडी है हाथों पे पैरों में, जो हम डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा कहते हैं या पॉम्फोलिक्स कहते हैं। Now this is group vesiculopustular lesions with background erythema. Everybody would diagnose it as herpes. Another condition in which there are soft and flaccid blisters with superficial erosions and crusting. ये हो गया जी bullous impetigo, बच्चों में होगा आमतौर पे। Then another scenario which is of papillonecrotic lesions, papules with central necrosis. So an acute presentation usually exam में नहीं आएगी आपको चिकन पॉक्स कभी भी, लेकिन चिकन पॉक्स के lesions are described as vesiculopustular lesions, और later on stages पे वो जब pustules dry होते हैं तो crust और eroded से lesions बन जाते हैं, तो हम इसको इसमें DD में डाल सकते हैं। Another condition में आप देखिए कुछ chronic lesions हैं, कुछ acute lesions हैं, कुछ blisters भी हैं। This is और blisters के अंदर erosions और necrosis भी है। So this is a condition which is called as pleva. Pleva is usually associated with lesions of PLC as well. फिर हमें एक और सिनेरियो है कि जिसमें पेप्लोनेक्रोटिक लीजन्स और डिफ्यूज पेप्लोनेक्रोटिक लीजन्स आपको बॉडी पे मिलेंगे, और ये है पेप्लोनेक्रोटिक ट्यूबरक्लीड। अगेन एक ट्यूबरक्लीड है, और इस कंडीशन में भी आपको कोई एब्डोमिनल या पल्मोनरी टीबी को ढूंढना है, एंड लिम्फ नोड्स एज वेल। ये आपको जो कंडीशन नजर आ रही है ये लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस की है। Lymphomatide papulosis is another condition in which there are papillonecrotic lesions on the body. इसकी histopathological picture बड़ी aggressive होती है, लेकिन it's not an aggressive disease, but it will always come in the differential diagnosis of pleva, और in pleva में भी आएगा और papillonecrotic TB के differential में भी आएगा। आप और देखें the lesions, there are multiple diffuse small lesions with a necrotic center, और आमतौर पे पेशेंट जो है ना वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के होंगे, एंड दिस इज रिएक्टिव परफोरेटिंग कोलेजिनोसिस। सो पेप्लोनेक्रोटिक लीजन्स के काफी सारे डिफरेंशियल्स बन गए। देन अनदर सिनेरियो व्हिच इज एरिथेमेटस नोडुलर प्लाक्स ऑन द फेस। अब लीजन्स फेस पे हैं, फोटो एक्सपोज्ड एरियाज पे हैं, तो हमारा सबसे पहला मेलर रैश है और इन्फिल्ट्रेटेड पेप्यूल्स और प्लाक्स हैं, तो ये है SLE। फीमेल भी है, मेल में भी हो सकता है, लेकिन फीमेल होने से जरा चांस ज्यादा होता है इस डायग्नोसिस का। लेकिन वही लीजन्स अगर ज्यादा इन्फिल्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, मतलब आम मैक्यूल पेप्यूल से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटेड हैं, तो हम इसको ट्यूमर्ड एली कह सकते हैं। ट्यूमर्ड एली इन्फिल्ट्रेटेड एली है। देन इस सिमिलर किस्म का रैश बट नो मेलर प्रोमिनेंस, diffuse facial rash in a female, young female, Jessner's lymphocytic infiltrate, erythema, granuloma facial, लिम्फोसाइटोमा क्यूटस, इस किस्म के 3-4 डिफरेंशियल्स हैं जो इस किस्म के डिफ्यूज इरिथेमेटस रैश ऑन
फेस हम सोचेंगे। फिर आप यहाँ देखें इस खातून को, बहुत छोटे छोटे इरिथेमेटस पैप्यूल्स हैं ऑन द फेस, एंड समटाइम्स दे आर पैप्यूल्स, समटाइम्स दे आर वेसिकल्स, बुली, प्लाक्स। सो इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन कहते हैं, क्योंकि लीजन्स मुख्तलिफ ओकेजन्स पे मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। इस वक्त ये लीजन्स इन्फिल्ट्रेटेड इरिथेमेटस माइक्रो पैप्यूल्स एंड नोड्यूल्स हैं। अब ये कंडीशन है जिसको हम रोजेशिया कहते हैं, लेकिन रोजेशिया और ग्रैनुलोमेटस रोजेशिया में ज़रा फर्क है, क्योंकि रोजेशिया में देर इज एरिथीमा, देर इज स्वेलिंग, देर इज टेलेंजेक्टेजियाज, बट ग्रैनुलोमेटस रोजेशिया में लीजन्स इन्फिल्ट्रेटेड भी होंगे ऑन बैकग्राउंड ऑफ रोजेशिया। अब ये एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ एरिथेमेटस नोड्यूल्स कहीं पे भी हो सकते हैं, और यूजुअली फीवर भी होता है, और ये स्वीट सिंड्रोम। नाउ वी कम टू अनदर सिनेरियो दैट इज ऑफ कैराटोटिक पैप्यूल्स एंड नोड्यूल्स। हमने हाइपरकेराटोसिस डिस्कस की थी, लेकिन वो डिफ्यूज हाइपरकेराटोसिस थी। यहाँ पे अब जो सिनेरियो है वो है कैराटोटिक पैप्यूल्स का, कि नोड्यूल्स और पैप्यूल्स हैं लेकिन वो रेज्ड हैं और कैराटोटिक सरफेस के हैं। सबको मालूम है कि ये कैराटोटिक पैप्यूल्स जो है ना, ये वॉट्स हैं। वॉट कहीं पे भी हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं, हाथों पे हो सकते हैं, पैरों पे हो सकते हैं, बॉडी पे हो सकते हैं। There another condition in which there are hyperkeratotic lesions on the trunk, face, in elderly, और पिगमेंटेड भी होते हैं, और ये है सेबोरिक कैराटोसिस और सेबोरिक वॉट्स। देन आपको स्किन कलर्ड या थोड़ी सी इरिथेमेटस रॉ सरफेस वाले कैराटोटिक लीजन्स मिले, तो ये आपको क्लियर सेल एकेंथोमा को कंसिडर करना पड़ेगा। मोलस्कम कंटेजियम यूजुअली डिफिकल्ट नहीं होते डायग्नोस में, क्योंकि पैपुलर लीजन्स हैं विद सेंट्रल पंक्टम। यू कैन सी द सेंट्रल पंक्टम हियर। और ये कंडीशन है कि जिसको हम पैपुलर स्क्वेमस भी कह सकते हैं, हाइपर कैराटोटिक भी कह सकते हैं। आप देखेंगे कि इनको ना फेस पे मल्टीपल स्केल्स हैं, और लीजन्स भी थोड़े से पैल्पेबल लीजन्स हैं। पेशेंट एक ओल्ड एज पेशेंट है विद क्लियर स्किन, तो दिस इज एक्टिनिक कैराटोसिस। सो हाइपर कैराटोटिक कंडीशंस में आपको वॉट, सेबोरिक कैराटोसिस, एक्टिनिक कैराटोसिस, क्लियर सेल एकेंथोमा, इन सबको कंसिडर करना है। नाउ द सिनेरियो इज ऑफ स्क्लेरोटिक लीजन्स। सो स्क्लेरोटिक लीजन सारे के सारे मॉर्फिया नहीं होते, लेकिन सबसे टिपिकल और प्रोटोटाइप इज मॉर्फिया। मॉर्फिया सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस से डिफरेंट इस तरह से है कि ये लोकलाइज लीजन्स हैं। दे कैन बी वन प्लाक ऑफ मॉर्फिया और मल्टीपल प्लाक ऑफ मॉर्फिया। मॉर्फिया एक स्क्लेरोटिक लीजन है, यूजुअली एपिडर्मिस इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आप एपिडर्मिस को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो थिन एपिडर्मिस जो है ना वो आपको मिलेगी, लेकिन एपिडर्मिस कई दफा ना नीचे डर्मिस के साथ अटैच्ड होती है, और लीजन जो है ना अगर उसको फील करें तो लीजन अंदर की तरफ धंसा हुआ भी होता है। तो इस सूरत में बिल्कुल लीजन स्क्लेरोटिक मिलेगा आपको। और यहाँ पे अब तस्वीर पहले भी दिखाई थी, ये स्क्लेरोटिक लीजन्स के साथ आपको फॉलिकुलर प्लगिंग भी है, तो ये लाइकेन स्क्लेरोसिस है। यहाँ पे आपको एक स्क्लेरोटिक लीजन मिल रहा है, उसके ऊपर टेलेंजेक्टेजियाज हैं। तो इस कंसिडर और पेशेंट और फेस के ऊपर है, ये मॉर्फीफॉर्म बीसीसी है। समटाइम इसी तरह का मॉर्फीफॉर्म बीसीसी की एक मार्जिन भी होगा। जब उसका मार्जिन होगा तो वो यूजुअली मार्जिन रोल्ड मार्जिन होता है। हम इस वक्त इसको बीसीसी कहेंगे मॉर्फीफॉर्म। और एन स्क्लेरोसिस एक और कंडीशन में होगा, इसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुका है ये डिजीज आइस को, और देयर इज़ अ थ्रेडी मार्जिन। और ये वाला मार्जिन इसको ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बीसीसी और पोरोकेराटोसिस है। लेकिन बीसीसी इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बीसीसी इतना बड़ा होता नहीं है, ये पोरोकेराटोसिस और मिबिली है, और जिसने इतनी डिस्ट्रक्शन पैदा कर दी है। एक और सिनेरियो है वो स्केली इरोजन्स का है, मतलब इरोजन्स भी हैं और स्केलिंग भी है, दो चीजें हैं कॉम्बिनेशन में। ना सिर्फ सादी पैपुलर स्क्यूमस लीजन्स हैं और ना ये सिंपल इरोडेड लीजन्स हैं। So the eroded scaly lesions are seen in eczemas, or one of the typical eczema which is associated with the eroded and scaly lesions is seborrheic eczema. So whenever you are seeing a patient जिसको आप seborrheic eczema लेबल करना चाहते हैं और उसकी कंडीशन seborrheic eczema से थोड़ी ज्यादा खराब है, या आपको लग रहा है कि ये इन्फेक्टेड seborrheic eczema है,
तो आप जरूर इस डायग्नोसिस को जहन में रखें, और ये है पेम्फिगस फोलिएशियस का डायग्नोसिस। यूजुअली पेम्फिगस फोलिएशियस में इसी तरह के स्केली इरोडेड लीजन्स होते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी ज्यादा होते हैं। ओरल फाइंडिंग कोई नहीं होगी, और ये सिबोरिक एरियाज में इस तरह के इरोडेड स्केली लीजन्स, क्रस्टेड लीजन्स होंगे। अब यही आपको इरोडेड स्केली लीजन्स आपको अगर फ्रैक्चर्स में नजर आएंगे तो आपको हेले हेले डिजीज का डायग्नोसिस सोचना है। और यहाँ पे स्केलिंग जो है ना वो सॉगी सी स्केलिंग है, उस तरह के ना क्लियर स्केल्स नहीं है जैसे बाकी कंडीशंस में होते हैं। Now this scenario is of bullous lesion. This is a very common scenario in which patient present with blistering lesions. अब बुलस लीजन्स होंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये जो ब्लिस्टर हैं पेशेंट की बॉडी पे, ये सॉफ्ट हैं या ये फर्म और टेंस हैं। तो फ्लैसिड ब्लिस्टर्स के आम तौर पे मतलब ये होता है कि जो ब्लिस्टरिंग है वो एपिडर्मल है, सब कॉर्नियल है, इंट्रा एपिडर्मल है, सुप्रा बेजल है। तो ये इसका मतलब है कि ब्लिस्टर जो है ना वो सॉफ्ट बनेगा, उसके ऊपर जो एपिडर्मस है वो इतनी थिन है कि वो उसको ना ब्लिस्टर को रोक नहीं रही, और बाय ग्रेविटी जो उसके अंदर वाटर है या उसके अंदर जो पस है वो नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये फ्लैसिड ब्लिस्टर की बहुत सारी कॉजेज हैं। दिस इज द कॉज विच इज कॉल्ड एज सब कॉर्नियल पस्चुलर डर्मेटोसिस, जहाँ पे आपको ब्लिस्टर, पस और नॉन क्लियर फ्लूइड का कई दफा बाउंड्री भी नजर आती है। सो ये अगेन एक कंडीशन है कि जिसके अंदर आपको फ्लैसिड ब्लिस्टर्स और इरोजन्स मिलेंगी, और ये पेम्फिगस फोलिएशियस। ये आपको फ्लैसिड ब्लिस्टर्स हैं कि जिसमें ब्लिस्टर थोड़ा सा डीप है, और ये सब कॉर्निया, सब सुप्राबेजल ब्लिस्टर है, और ये है पेम्फिगस वल्गैरिस। इसके केस में आपको इरोजन्स भी मिलेंगी और अल्सरेशंस नहीं होंगी, और पेशेंट विल हील, द लीजन विल हील विद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन रादर देन स्कारिंग। ना वो ब्लिस्टर के जो टेंस ब्लिस्टर हैं, आप फ्लैसिड के मुकाबले में देखेंगे कि ये ब्लिस्टर्स टेंस हैं, ये अपनी ना मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं कर रहे बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि आमतौर पे पूरी की पूरी एपिडर्मिस इन ब्लिस्टर के रूफ पे है, जिसकी वजह से उसने ब्लिस्टर को पकड़ा हुआ है। तो ये टेंस ब्लिस्टर आपको फ्रैक्चर सर्फेसिस पे एक एल्डरली मेल फीमेल में मिलेंगे विद एरिथीमा, तो ये बुलस पेम्फिकॉइड है। इस तरीके के यही ब्लिस्टर्स अगर एनुलर कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेंगे विद लॉट्स ऑफ इचिंग, तो हम इसको लीनियर आईजीए भी कहेंगे। सिमिलर स्मॉल वेसिकल्स एंड ब्लिस्टर्स विच आर मेनली इरोडेड, क्योंकि बहुत ज्यादा इची कंडीशन है, ऑन एक्सटेंसिव सर्विसेज, ये है डर्मेटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस। बड़े बड़े ब्लिस्टर नहीं होते, छोटे होते हैं वेसिकल्स विच आर इजीली इरोडेड। देन आपको ब्लिस्टर्स मिलेंगे, समटाइम हेमरेजिक ब्लिस्टर मिलेंगे, और टिपिकली जो ब्लिस्टर की लोकेशन है वो ट्रॉमेटाइज्ड या ट्रॉमेटिक साइट्स के ऊपर, जहां पे ट्रॉमा या फ्रिक्शन होती है, और ये एक कॉमन कंडीशन है विद एंड द ब्लिस्टर्स विल हील विद स्कारिंग। ये एरिथीमा, सॉरी, ये एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एक्विजिटा है, EBA। ब्लिस्टर्स और वजह से भी हो सकते हैं। एक आपको दो क्लीन ब्लिस्टर्स मिल रहे हैं और उसकी सराउंडिंग स्किन एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसके मतलब ये है कि ये ब्लिस्टर आइट्रोजेनिक इंड्यूस्ड ब्लिस्टर्स हैं, लाइक विद क्रायोथेरेपी। नाउ आपको यहाँ पे ब्लिस्टर्स मिल रहे हैं लेकिन उनकी कॉन्फ़िगरेशन टारगेटॉइड है, टारगेट लाइक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बुलस EM है, ये भी बुलस EM है। टारगेटॉइड लीजन्स हैं, बुली हैं लेकिन टारगेटॉइड है। नाउ दिस सिनेरियो इज ऑफ एपिडर्मल नेक्रोसिस। एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, एपिडर्मस में नेक्रोसिस नजर आ रहा है, ये डिफ्यूज शीट्स ऑफ एपिडर्मल नेक्रोसिस विद ब्लिस्टर्स, और ब्लिस्टर्स भी फ्लैसिड। तो ये है जनाब स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। एक और कंडीशन है, बहुत रेयर है, आपको एग्जाम में शायद ना मिले क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक होते हैं। इसमें डिफ्यूज इरोजन्स हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे स्टीवन जॉनसन या 10 में होती हैं। ओरल फाइंडिंग्स भी हैं, पेशेंट यूजुअली कैंसर पेशेंट होते हैं, और ये पेम्फिकस पैरानियोप्लास्टिकस है। Then this is another condition in which there are large annular necrotic lesions on the flexure surfaces, face और body folds flexures के ऊपर, और ये हाइपरग्लूकोगोनोमा सिंड्रोम है, और इसको आमतौर पे आपको ना ये एक इंसुलिन सेक्रेटिंग ट्यूमर को ढूंढना है। नेक्रोलिटिक एरिथीमा है। अब एक और कंडीशन के बच्चों में होगी, और लीजन्स जो है ना वो पेरी ऑरिफिशियल होंगे और स्केली इरिथीमेटस होंगे, और कई दफा नेक्रोटिक भी हो सकते हैं। तो ये एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका है। देन अनदर सिनेरियो विच इज दैट ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड प्लाक्स और नोड्यूल्स। मैं इस सिनेरियो में मेनली डिस्कस करूंगा वो स्किन की कंडीशंस के जिसके अंदर इन्फेक्टेड ग्रैनुलोमास होते हैं।
अब आप यदि देखें कि ये एक फेस के ऊपर एक इन्फिल्ट्रेटेड प्लाक है, वो ठीक होके स्कार छोड़ दिया है, और ये इन्फिल्ट्रेटेड प्लाक अगर सॉलिटरी है तो द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस विल बी लूपस वल्गैरिस. Then multiple infiltrated plaques with scaling and crusting, or on exposed areas, face, hands, feet, or history of visit in endemic area. तो ये हो गया cutaneous leishmaniasis. फिर अगेन इन्फिल्ट्रेटेड पेप्यूल्स और नोड्यूल्स हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं. तो इस तरह के लीजन्स को हमने बायोप्सी जरूर करना है, और ये डायग्नोसिस बनेगा सार्काइडोसिस. किसी किस्म के इन्फिल्ट्रेटेड पेप्यूल और नोड्यूल स्किन कलर्ड हैं, स्केलिंग बिल्कुल नहीं है, और कई जगह पे एनुलर कन्फिग्रेशन बन रही है. सार्काइडोसिस के आम तौर पे डिफरेंशियल में ये डायग्नोसिस जरूर आता है, और ये है ग्रेनुलोमा एनुलर का. ये आपको क्रस्टेड, इन्फ्लेम्ड, इन्फिल्ट्रेटेड नोड्यूल्स एंड प्लाक्स फेस और बॉडी पे मिल रहे हैं. ये है जी डी माइकोसिस. बहुत सारी कंडीशंस इससे मिमिक करेंगी, जैसे कि एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, लेकिन एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस यूजुअली, और इवन डीप माइकोसिस आमतौर पे हाथों और पैरों में होते हैं. तो ये है जी फ्यू हाइफोमाइकोसिस. तो ये मेरा अपना केस है, तो ये इन्फिल्ट्रेटेड प्लाक्स के साथ प्रेजेंट करता है, और ये भी मेरा केस है, बल्कि अक्सर केसेस जो आपको दिखाए हैं वो सारे मेरे केसेस हैं. ये जी इन्फिल्ट्रेटेड नोड्यूल हैं, प्लाक्स हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग, ये क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है. तो आपको डी माइकोसिस भी इन्फिल्ट्रेटेड इन्फेक्टेड ग्रैनुलोमास में कंसिडर करना है. ये कॉमन डायग्नोसिस है, बहुत मुश्किल नहीं है डायग्नोस करना, जिसमें आपको स्कारिंग भी मिल रही है, फुट भी स्वॉलन अप हो गया है, मल्टीपल साइनसेस भी हैं, स्कारिंग भी है. तो ये माइसिटोमा फुट है और मेडोरा फुट. यहाँ पे आपको अगेन इन्फिल्ट्रेटेड नोड्यूल्स एंड प्लाक्स, साइनसेस मिल रहे हैं, तो आपका डिफरेंशियल में स्क्रोफुलोडर्मा के अलावा एक्टिनोमाइकोसिस भी होगा. यहाँ पे आपको देखें, ये एक स्पोरोट्रिकॉइड फैशन में आपको 3 तरह के लीजन्स नजर आ रहे हैं. जो बिल्कुल इंफीरियरली है वो जरा बड़ा प्लाक है विद थिक स्केल एंड क्रस्ट. उसके बाद एक एरिथीमा और छोटा प्लाक है. उसके बाद और छोटा है जिसमें एरिथीमा भी नहीं है. तो यूजुअली स्पोरोट्रिकोसिस में जो सबसे इंफीरियर लीजन होता है वो प्राइमरी लीजन होता है, जिससे फिर आगे स्पोरोट्रिकॉइड स्प्रेड हो रहा होता है. इस किस्म की कंडीशन स्पोरोट्रिकोसिस के अलावा बहुत सारे एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में भी होती है, और इवन कुटेनियस लिशमीनियासिस में भी होती है, जिनमें स्पोरोट्रिकॉइड स्प्रेड हो सकता है. यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटेड नोड्यूल्स और प्लाक्स मिल रहे हैं विद एन एनुलर कन्फिगरेशन, और है ये हेयर बेयरिंग एरिया. ये मजोकी ग्रैनुलोमा है, और मजोकी ग्रैनुलोमा रोजेशिया की तरह एक बैकग्राउंड ऑफ स्किन पे होता है. इस तरह ग्रैनुलोमेटस रोजेशिया के बैकग्राउंड में होगा, इस तरह मजोकी ग्रैनुलोमा टीनिया की बैकग्राउंड में होगा. तो एक एनुलर कन्फिगरेशन के अंदर आपको नोड्यूल्स और प्लाक्स मिलेंगे, तो वो मजोकी ग्रैनुलोमा बन जाएगा. अब आपको ये एक है, तो ये ब्लैक की हमारी तस्वीर नहीं है, लेकिन आपको पाकिस्तान में भी इस किस्म के लीजन्स मिल सकते हैं कि जो डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटेड पेप्यूल्स और नोड्यूल्स हैं, और आपको यहाँ पे हेयर लॉस और लार्ज आपको लोब्यूल्स मिल रहे हैं. तो ये लेप्रोमेटस लेप्रेसी है, और हर किस्म के डिफ्यूज नोड्यूल्स एंड प्लाक्स के अंदर आपको लेप्रोमेटस लेप्रेसी को सोचना है. फिर आपने और चीज़ें देखनी है, नर्व्स देखनी है, पंच आउट लीजन देखने हैं, एनेस्थीसिया देखना है. ये फिर फर्दर डिफरेंशियल करने में आसानी होंगी. आपको थोड़े से इन्फिल्ट्रेटेड नोड्यूल्स मिल रहे हैं, कोई इरिथीमा नहीं है, और कलर ऑरेंजिश येलो है. तो हर किस्म के जो जेंथोमास होते हैं ना, वो इस किस्म से प्रेजेंट करेंगे. ट्यूबरस जेंथोमा भी हो सकते हैं, टेंडनस भी हो सकते हैं, जेंथिलाज्मास भी हो सकते हैं, एरेप्टिव जेंथोमा भी हो सकते हैं. तो मल्टीपल इन्फिल्ट्रेटेड नोड्यूल्स एंड प्लाक्स, समटाइम माइक्रोपेपुलर एज वेल, एंड विद एन ऑरेंजिश येलो ह्यू. Now we have come to vasculitic lesion. Vasculitic lesions की पहचान ये है कि the lesions have bright red color, और जब आप इसको ब्लैंच करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्लैंच नहीं होंगे, बिकॉज दी कलर रेड कलर इज बिकॉज ऑफ आरबीसी एक्स्ट्रापोजिशन. तो वो ब्लैंच नहीं होंगे, कहीं नहीं जाएंगे. ब्लैंच वो लीजन होते हैं कि जिनमें डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल की वजह से इरिथीमा होता है, जैसे अर्टिकेरिया है. तो जब आप ब्लैंच करेंगे तो वेसल्स का अंदर से ब्लड गायब हो जाता है, तो ये नहीं होंगे ब्लैंच. तो ये है कि ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक या क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस. आमतौर पे लेग्स में होता है, बट हाथों पे भी हो सकता है, हाथों और
then this is not only erythema but also faint pigmentation. तो ये शैम्बर्ग्स डिजीज है या ये पिगमेंटेड पर्पुरिक डर्मेटोसिस कहलाता है। ये सिनेरियो है जी नोड्यूल्स ऑन शिन्स विच मे और मे नॉट बी अल्सरेटेड। इससे आप अगर इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला डायग्नोसिस जो जहन में आता है वो इरिथीमा नोडोजम का आता है। इरिथीमा नोडोजम यूजुअली प्रेजेंट करते हैं विद डिफ्यूज इरिथीमेटस पेनफुल नोड्यूल्स, लेकिन इसका फर्क आम सेलुलाइटिस से ऐसे होगा कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे और कोई ना कोई कंडीशन होगी जिसकी वजह से इरिथीमा नोडोजम हो रहा है। सेलुलाइटिस एक्यूट प्रेजेंटेशन करेगा, यूजुअली यूनिलेटरल होगा, तो ये बायलेटरल होंगे और रिकरेंट होंगे। Then this is पेनिकुलाइटिस। पेनिकुलाइटिस का फर्क आम इरिथीमा नोडोजम से ये है कि ये इन्फिल्ट्रेटेड नोड्यूल्स हैं और विच शो पकड़ टाइप ऑफ स्कारिंग, जैसे स्कारिंग के साथ ना स्किन भी अंदर की तरफ धंस सी जाएगी और कई जगह पे अल्सर, इरोजन्स और क्रस्ट भी मिलेंगे। पेनिकुलाइटिस कैन बी बिकॉज ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट कॉजेज, उसको फिर अलग अलग आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये एक फैक्टिशियस पेनिकुलाइटिस है। पेशेंट इज यूजिंग सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस। आपको देखेंगे कि एक बड़ा सिमेट्रिकली आपको अल्सर्स नजर आ रहे हैं और विच आर इन्फिल्ट्रेटेड अल्सर्स विद क्रॉनिक मार्जिन। सो ये फैक्टिशियस पेनिकुलाइटिस है। ये एक और स्किन कंडीशन है कि जिसके अंदर आपको नोड्यूल्स, अल्सरेटेड नोड्यूल्स मिल रहे हैं और ये कंडीशन है जी पॉलीआर्कुटिनियस पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोजा की। इसका पहचान ये है कि इसकी सराउंडिंग स्किन के ऊपर लिविडॉइड पैटर्न है, जो आपको वेस्कुलेटिक इंजरीज या वेस्कुलेटिक डिजीजेस को पॉइंट आउट करता है। Similar nodulo-ulcerated lesions occurring on back of legs or calves of an old obese female, erythema induratum. Erythema induratum एक पेनिकुलाइटिस भी है और ग्रैनुलोमास भी होते हैं और ये ट्यूबरकुलाइड है और उसमें आगे अदर या कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ढूंढनी पड़ेगी। हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स, बहुत सारे लीजन्स हैं फेस पे कि जिनमें बेसिकली प्रॉब्लम हाइपोपिगमेंटेशन की है। तो ये एक बच्चों में कॉमन अकरेंस है, इसको हम माइल्ड सा एक्जिमा कहते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर पिट्राइसिस एल्बा का है, बिनाइन कंडीशन है और सन अवॉइडेंस और मॉइस्चराइजर से ठीक हो जाती है। देन नीवस डिपिगमेंटोसिस एक नीवस है, पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है। इसकी ज्योमेट्रिकल या एंगुलर कन्फिगरेशन होती है, एक लीजन टोटली डीपिगमेंट नहीं होता और ये एक कंडीशन में सारी उम्र रहता है। विटलाइगो इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन। देयर आर डीपिगमेंटेड लीजन्स। अगर आप वुड स्लैम करेंगे तो बिल्कुल मिल्की वाइट नजर आते हैं, एक दो भी हो सकते हैं और पूरी बॉडी भी इन्वॉल्व हो सकती है। यूजुअली हैव कन्वेक्स आउटलाइंस, कन्वेक्स बॉर्डर होंगे। ये एक और कंडीशन है जिसमें इसको कहते हैं नीवस एनीमिकस। ये एक वेस्कुलर पैथोलॉजी है जिसमें कुछ जगहों पे ब्लैंचिंग होती है और वो वाइट नजर आती है। अगर आप इसको ना स्लाइड से इसको प्रेस करेंगे तो ये और ये मर्ज कर जाएंगे दोनों एरियाज। ये जो ब्लैंच लीजन है ये भी इसमें वेस्कुलर हो जाएंगे। तो ये एक इसकी पहचान है। वाइट लीजन्स विद स्लाइट डिग्री ऑफ स्केलिंग आपको मिलती है ट्रंक पे पिट्राइसिस वर्सिकलर में। और अगर कुछ मुश्किल हो इसको पहचानने में तो आप थोड़ा सा इन लीजन्स को स्क्रैच करें तो स्केल्स आ जाते हैं, जो एक पहचान हो जाती है कि ये पिट्राइसिस वर्सिकलर है। अब एक ओल्ड एज में पेशेंट को अगर हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स हैं, को बहुत वेल डिमार्केटेड भी नहीं है विद लिम्फेडेनोपैथी एंड अदर कोमॉर्बिड्स, तो आपको हाइपोपिगमेंटेड एमएफ को कंसिडर करना पड़ेगा। ये एक बड़ा लंबा सिनेरियो है जिसमें पिगमेंटेड लीजन्स हो सकते हैं और पिगमेंटेड लीजन्स भी कई तरह के होते हैं। सबसे कॉमन पिगमेंटेड लीजन्स ये फ्रैकल्स हैं। आमतौर पे फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोगों को सन एक्सपोज एरियाज पे ब्राउन कलर के छोटे छोटे तिल नजर आएंगे जिनको हम फ्रैकल्स कहते हैं। वही तिल अगर आपको बड़े साइज में नजर आए, सन एक्सपोज नॉन एक्सपोज एरियाज पे भी नजर आए, एल्डरली में नजर आए, तो ये लेंटिजन्स होते हैं। ये सोलर लेंटिजन है। सोलर लेंटिजन काफी हद तक कंफ्यूज करता है सेबोरिक केराटोसिस में, बट सोलर लेंटिजन में हाइपर केराटोसिस नहीं होता, सेबोरिक केराटोसिस में हाइपर केराटोसिस होता है। थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम ये थोड़ा पिगमेंटेड पैच है या प्लाक है और सिमेट्रिकल है, तो इसलिए हम इसको जंक्शनल लीवर्स कहेंगे। अब यहाँ पे एक नोड्यूल है, थोड़ा सा रेज नोड्यूल है, स्किन कलर्ड है
विद टेलेंजिक्टेसियाज, ये है तो है, होने को तो ये इंटरडर्मल नीवस है, क्योंकि ये आमतौर पे पिगमेंटेड नहीं होता, लेकिन इसका डिफरेंशियल में आपको नोडुलर बीसीसी को कंसिडर करना पड़ेगा। अगेन यंग लोगों में एक पिगमेंटेड, लैक ऑफ पिगमेंटेशन वाला दाना है विद सम टेलेंजिक्टेसियाज, ये स्पिट्स नीवस है, अ कॉमन नीवस अकरिंग इन यंग इंडिविजुअल्स। वही नोड्यूल पेप्यूल अगर ब्लू कलर का है और बहुत इंटेंस ब्लू कलर का है तो ये ब्लू नीवस। अब आपको एक प्लाग नजर आ रहा है कि जिसके अंदर कलर वेरिएशन भी है, जिसका मार्जिन भी इरेगुलर है, मार्जिन भी बड़ा बड़ा है और बाज दफा अल्सरेशन भी है, तो ये अब आप इसको मेलानोमा कह सकते हैं। अदर डिफरेंशियल इसके बीसीसी और एससीसी होंगे। ये एक नोड्यूलर लेजन है विद क्वाइट डार्क पिगमेंटेशन, और ये नोड्यूलर मेलानोमा। नाउ हमने डिस्क्राइब किए थे एक डिफ्यूज पेप्लोस्क्यूमस रैश, वो आमतौर पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को जाहिर कर रहा था। अब ये एक खास किस्म के नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को जाहिर करेगा, सॉलिटरी पेप्लोस्क्यूमस लीजन। आमतौर पे नॉन एक्सपोज्ड एरियाज पे एक सॉलिटरी प्लाक विच हैव स्केल्स अगर आता है तो आपका पहला डायग्नोसिस जहन में बोवेंस डिजीज होना चाहिए, और इन साइटो मैलिग्नेंसी है बोवेंस डिजीज। फिर यही इसी किस्म का प्लाग अगर निपल के एरिया पे आता है तो आपको मेटास्टेसिस फ्रॉम एन इंटरडक्टल मैलिग्नेंसी ऑफ ब्रेस्ट, और यह है पेजेट्स डिजीज ऑफ निपल। एक पेप्लोस्क्यूमस लीजन विद थ्रेडी मार्जिन, differential diagnosis is superficial spreading basal cell carcinoma. Then the scenario है, second last scenario है, which is non-inflammatory papule or nodules. इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि हमें नोड्यूल्स और पेप्यूल्स करने हैं जो माइक्रो पेप्यूल्स भी नहीं, नोड्यूल्स हैं और नॉन इन्फ्लेमेटरी हैं, लाइक ये ट्यूमर्स हैं। अब ये वाला एक नोड्यूल है विद अ क्रेटर, इसको हम क्रेटोएकेंथोमा भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें टेलेंजिक्टेसियाज हैं और बॉर्डर है, रोल्ड बॉर्डर, तो ये बेसिकली नोडुलर बीसीसी है। ये केराटोएकेंथोमा है जिसमें सेंट्रल क्रेटर है, एक प्लाग बना हुआ है, रेस्ड नोड्यूल बना हुआ है, तो ये केराटोएकेंथोमा है। इस तरह से ये एक बड़ा प्लाक है विद इरेगुलर मार्जिन्स और नोड्यूल्स हैं और प्लाक्स हैं। ये एससीसी भी हो सकता है और मैलिग्नेंट मेलानोमा भी हो सकता है, तो हमें मैलिग्नेंसीज को सोचना पड़ेगा इस किस्म के प्लाक्स के अंदर। अब इसी किस्म का प्लाग आपको फुट पे बना हुआ है, तो ये कार्सिनोमा कैनालिकुलेटम है, और भी कोई पोरो कार्सिनोमा या और इस तरह के जो ट्यूमर फुट पे हो सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी हमने कंसिडर करनी है। अब ये पोरोमा है, सॉलिटरी इरिथेमेटस नोड्यूल और प्लाक, तो ये पोरोमा है। अब ये आपको डिफरेंस नहीं होना, मुश्किल नहीं होना चाहिए पिक करने में, आपको रेज नोड्यूलर लीजन्स हैं और अलोंग द लाइन ऑफ ट्रॉमा या सर्जरी है, तो ये कीलॉइड बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें कोई एक सॉलिटरी नोड्यूल है, बहुत अरसे से होता है पेशेंट को, पास दफा पिगमेंटेड भी होता है, और ये इसको कहते हैं जी डर्मेटोफाइब्रोमा। इसी किस्म के नोड्यूल्स और प्लाग होंगे, जरा डिफ्यूज होंगे, कोई वेल फॉर्म नहीं होंगे और बड़े होंगे, तो ये आपको आमतौर पे ट्रंक में मिलेगा और मिडिल एज में मिलेगा, ये डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोटूबरेंस है। बहुत सारे पेप्यूल, स्किन कलर्ड पेप्यूल और नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं, और इसकी टिपिकल फीचर पेन है, जो पेन आपको एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स के साथ भी मिलेगा, और भी कंडीशंस में पेन हो सकता है, और ये है लियोमायोमस। एक सॉफ्ट सा पेडंकुलेटेड सा मास है, और ये इस तरह के स्मॉल मासेस हैं जो भी बड़े नहीं हुए और पेडंकुलेटेड भी नहीं हुए, ससाइल हैं, तो ये है न्यूरोफाइब्रोमा। इसके बैकग्राउंड में आपको कैफुले मैक्यूल्स नजर आ रहे हैं, फ्रैकलिंग नजर आ रही है। आपको मल्टीपल इरिथेमेटस पेप्यूल्स मिल रहे हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी, मेनली फिलिंग द नेजोलेबियल ग्रूव, और ये है ट्राइकोएपिथेलियोमस। यहाँ पे आपको इन्फिल्ट्रेटेड से स्मॉल पेप्यूल्स मिल रहे हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी, और साइट है मेनली लोअर आईलिड, और ये वाली जो कंडीशन है ये है सिरिंगोमास की, और अगर आप एक आध पंक्चर करके देखेंगे तो उसमें से फुल फ्लूइड भी निकलेगा। ये एक सॉलिटरी प्लाक है, यूजुअली ऑन द फेस, फील करेंगे तो आपको इसमें इसका हार्ड सा नजर आएगा, हार्ड और फर्म, बाज दफा चौकी येलो चौकी वाइट भी नजर आता है कैल्सिफिकेशन की वजह से, तो ये है पाइलोमेट्रिकोमा। एक नोड्यूल सॉलिटरी सर में बना हुआ हो तो हम बीसीसी भी सोच सकते हैं, केराटोएकेंथोमा नहीं, क्योंकि कैरेटर नहीं है,
वो तो नहीं सोचेंगे, लेकिन हाँ, जो एक टिपिकल स्वेट ग्लैंड ट्यूमर होता है सर में, वो है सिलिंड्रोमा। इवन अगर सिस्टिक नजर नहीं आ रहा, पाइलर सिस्ट भी इसके डिफरेंशियल में आ सकता है। एक सॉलिटिव नोड्यूल है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन पेनफुल नोड्यूल है, यह है एक्राइन स्पायरेडिनोमा। इसी किस्म के पेनफुल नोड्यूल्स अगर आपको हाथों पे नाखून के नीचे मिलेंगे तो ये ग्लोमस ट्यूमर है। नाउ द लास्ट सिनेरियो विच इज दैट ऑफ सिस्टिक लीजन्स। बहुत सारे सिस्टिक लीजन्स हमें न देखने को मिलते हैं। ये वाले आमतौर पर सिस्ट हैं विद पंक्टम, और ये सिस्ट एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट है या एपिडर्मॉइड सिस्ट है। फिर आपको सिस्ट मिलेंगी विदाउट अ क्लियर कट पंक्टम, ये पाइलर सिस्ट है, आमतौर पे स्कैल्प या फोरहेड पे मिलती है। देन ऐसी सिस्ट की जो कंप्रेसिबल या फ्लैट सिस्ट है, मतलब रेज नहीं है, मल्टीपल ऑन द चेस्ट, ये स्टीटोसिस्टोमा मल्टीप्लेक्स है, या असली 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 सेबेशियस सिस्ट है। फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल सिस्टिक स्पेसेस मिल रही हैं विच आर फिल्ड विद आरबीसी ब्लड, और ये है जी हेमेंजियोमा। सो इस सिनेरियो के बाद हम इस लेक्चर के एंड पे पहुंच गए हैं। तो इस लेक्चर को एंड करते हुए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक आपको एक तरीका टू डायग्नोसिस बताया गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्नोसिस को इसी तरीके से करें, लेकिन मेरे अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप जिस कंडीशन को आप देख रहे हैं उसको आप एक क्लासिफाई करेंगे एक ख़ास सिनेरियो में, तो आपके लिए डायग्नोसिस करना और आसान हो जाएगा, और आपको ये भी आसानी हो जाएगी कि आपने अब इस पेशेंट को किन लाइंस पे सोचना और देखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।